जब जेनेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं, जेनेटिक्स में हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होता है। तो वो सबसे पहले हम डीएनए को लेकर चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पिक में नज़र आ रहा है कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स है। और ये डबल हेलिक्स जो होता है वो किन से बना होता है, और जो इसके अंदर फिर ग्रूव्स आएंगे, इसके स्ट्रक्चर पर हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। डीएनए ना एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे ये आपको लैडर नज़र आ रही है जो हेलिक्स फॉर्म में है। ये जो इसकी डबल हेलिक्स है ना, ये किन से बनी है? ये बनी है फॉस्फेट से और राइबोज से। मतलब राइबोफॉस्फेट जो होता है वो इसकी बैकबोन बनाता है, और जो बेसिस होती हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस इसके स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं, वो इसका मेजर कोर बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इनसाइड प्रेजेंट हैं, और जो आउटसाइड वाला पोर्शन है वो जो इस लैडर का डीएनए डबल हेलिक्स की, वो किसने बनाया? राइबोफॉस्फेट ने। अब हम इसको फर्दर इधर एक्सप्लेन करेंगे। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो उसकी मैंने आपको बताया कि 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो उसके डबल हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। 3 टर्मिनल होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो 5 प्राइम एंड होता है वहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है। अब जो डबल हेलिक्स है वो है क्या? ये 2 चेन्स होती हैं। किसकी? अभी हमने पढ़ा था कि 2 चेन्स किसकी होंगी? राइबोफॉस्फेट की होंगी, जो कोयल अराउंड डबल हेलिकल एक्सिस। अब इनका मैनर ऑफ क्या होगा? इनका मैनर ऑफ अटैचमेंट एक दूसरे के साथ क्या होगा? ये एंटी पैरेलल होंगी। मतलब कि अगर एक चेन है, जैसे कि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि अगर एक एंड है वो 3 प्राइम है, तो इसका जो सेकंड चेन होगी उसका जो एंड होगा वो 5 प्राइम होगा। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक्सप्लेन हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिक बेसिस आर स्टैक्ड इनसाइड। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि हाइड्रोफोबिक बेसिस जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं, इसके वो इनसाइड स्टैक हैं, और जो डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट हैं वो बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, एक लैडर बनाते हैं, ठीक है। और ये 2 ग्रूव्स बनाती है। जो लैडर जब वाइंड राउंड होती है ना, तो 2 ग्रूव्स बनाती हैं, एक मेजर ग्रूव होती है और एक माइनर ग्रूव होती है। अभी इसको हम अपने इस लेवल पे सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ना, एक मेजर ग्रुप बन रही है ये वाला एरिया जो आपको बताया हुआ है, और एक है माइनर ग्रुप, ये बन रही है। जो मेजर और माइनर ग्रुप्स होती हैं ना, ये किस लिए होती है? प्रोटीन के अटैचमेंट के लिए होती हैं। जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा कि डीएनए के साथ अटैच होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो साइट्स होती हैं, जो मेजर और माइनर ग्रुप्स होती हैं ना, ये साइट्स होती हैं प्रोटीन के अटैचमेंट की। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसके अंदर, अब जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट थी हमने उनका जिक्र किया था। नाइट्रोजनस बेसिस हमें पता है कि 2 टाइप्स की होती हैं, प्यूरीन होती हैं और पायरिमिडीन होती हैं। जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है ना नाइट्रोजनस बेसिस, उनके अंदर एडेनिन होती है और थायामीन। एडेनिन और थायामीन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लिंक होते हैं, और जो साइटोसिन और ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसका हमने पढ़ा है कि जो देखिए ना, अब एडेनिन है और ये प्यूरिन है ना, तो थायामीन जो है फिर इसके साथ ये बॉन्ड बना रही है। तो कहते हैं कि ना जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है ना, वो इक्वल कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होंगी। एडेनिन और थायामीन इज इक्वल टू साइटोसिन एंड ग्वानिन, मतलब ये इक्वल अमाउंट से प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हमने ना ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो ये ना एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं। सेपरेट कैसे हो सकते हैं? क्यों अब हमने इन्हें सेपरेट क्यों करना है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये सेपरेट कैसे हो सकते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पीएच अगर अल्टर हो जाए तो ये चेंज हो सकते हैं, ये मतलब इसका पीएच अगर अल्टर हो जाए तो ये स्ट्रैंड सेपरेट हो सकते हैं। क्यों, कैसे सेपरेट होंगे? जो इस अब ये स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन कैसे हैं? अभी हमने यहाँ पढ़ा ये 2 स्ट्रैंड्स हैं ना, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन कैसे हैं? नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। अब अगर इन नाइट्रोजनस बेसिस की आयोनाइजेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, तो ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि यही इनके दरमियान मेजर लिंक है। तो वो कहते हैं कि जब पीएच अल्टर होती है ना, तो बेस की आयोनाइजेशन हो जाती है। जब बेस की आयोनाइजेशन होगी तो ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रैंड होंगे उससे सेपरेट हो जाएंगे। या अगर हम इस न्यूक्लिक एसिड्स के सोल्यूशन को हीट कर दें तो भी एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कीप इट रिमेंबर कि ये एमसीक्यू भी आता है हमारा
कि हाइड्रोजन बॉन्ड से होंगे ना जो बेसिस के दरमियान प्रेजेंट हैं, मैं भी रिपीट कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिस के दरमियान प्रेजेंट है ना, हीट से ये तो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर कोवलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट है ना इसकी हेलिकल एक्सिस की लेटर के अंदर, राइबोज और फॉस्फेट के अंदर, वो ब्रेक नहीं होगा, वो मेंटेन ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम जिक्र करें मेल्टिंग टेम्परेचर का, मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर 1/2 ऑफ द DNA हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। अब स्ट्रक्चर फॉर्म्स, जो DNA है उसकी 3 स्ट्रक्चर फॉर्म है, B, A एंड C। जो B है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं और ये नॉर्मली ये पाई जाती है मतलब यूकैरियोट्स में, और A जो होता है 11 बेस पेयर्स और Z के अंदर 12 बेस पेयर्स होते हैं। जो B और A होती हैं वो राइट हैंडेड है, लेकिन Z वाली जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। और परपेंडिकुलर इसके जो बेस पेयर्स होते हैं ना B के, वो परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस होते हैं, लेकिन जो 11 वाले के बेस जो इसमें 11 बेस पेयर्स हैं A स्ट्रक्चर फॉर्म, उसमें जो बेस पेयर्स हैं वो 20 डिग्री अवे होते हैं फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस। तो समहाउ ये अब इसका स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन हो गया। ये अब हमें कहाँ हेल्प करेगा, जब हम आगे DNA की रेप्लिकेशन पढ़ेंगे।